गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है संजय कुमावत। दोस्तों, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का अध्ययन हम कर रहे थे और उसमें लिपिड वाला पार्ट हमारे चल रहा है। पिछले लेक्चर तक हमने लिपिड के दो क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, सिंपल लिपिड्स और कॉन्जुगेट लिपिड्स। आज हम जो तीसरा क्लासिफिकेशन है डेराइव्ड लिपिड, उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डेराइव्ड लिपिड ये क्या होते हैं? वसा से निर्मित यौगिक होते हैं। वसा से निर्मित यौगिक होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है वो हमने पहले देख लिया था। स्टेरॉल्स, जो स्टेरॉल्स होते हैं वो क्या है? डेराइव्ड लिपिड है। और स्टेरॉल्स में क्या आते हैं? एक तो कोलेस्ट्रॉल आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन है या लिपोप्रोटीन है जो प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होता है। और आपको पता होगा हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो ऑब्वियसली ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है? फ्लूइडिटी को बनाए रखता है और साथ में स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण भी करता है हमारी बॉडी में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्या है? लिपोप्रोटीन होता है। और इसकी दो कैटेगरी है, इसके दो टाइप्स है दोस्तों। फर्स्ट टाइप हो जाएगा इसका HDL और दूसरा है LDL। HDL मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL मीन्स होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL उच्च घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल है और ये निम्न घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल है। हमारी बॉडी के लिए HDL बेहतर होता है और LDL खराब होता है या नुकसानदायक होता है। तो HDL को हम बोलेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलेंगे? गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसको बोलेंगे हम बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में ये जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें कलेक्ट हो जाता है, उनमें जमा हो जाता है और हृदय संबंधित विकार उत्पन्न करता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के कार्य, फंक्शंस। इसके कार्य हमने देखे थे कि यह प्लाज्मा झिल्ली की तरलता का नियमन करता है। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता का नियमन करेगा। और दूसरा कार्य हो जाएगा इसका स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण। अब हम देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लिपिड डेरिवेटिव है। यह भी लिपिड डेरिवेटिव है।
लिपिड डेरिवेटिव है प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन किसका? तो ये होता है एरेकिडोनिक एसिड का। और एरेकिडोनिक एसिड हमने पढ़ा है कि वो मुफा की श्रेणी में आता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनकी दो कैटेगरी देखी थी हमने, मुफा और पूफा। तो पूफा वाली दोस्तों पूफा वाली कैटेगरी में आएगा एरेकिडोनिक एसिड। और साथ ही हमने एरेकिडोनिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, एक प्रकार का अनिवार्य वसीय अम्ल है। तो ये क्या होता है, एरेकिडोनिक एसिड का व्युत्पन्न है। इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका जो कार्य है वो है चिकनी पेशियों में संकुचन, चिकनी पेशियों में संकुचन। और दूसरा कार्य हो जाएगा इसका दर्द व सूजन को कम करना। चिकनी पेशियां ये मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स होती है हमारी बॉडी में। एक तो कंकाली पेशी जिसे बोलते हैं, दूसरा है चिकनी पेशी और तीसरी है हृदय पेशी। तो ये जो मसल्स है वो चिकनी पेशियां हैं, इन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है। ये क्या है, अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। इन पर क्या है, मस्तिष्क का कंट्रोल होता है दोस्तों। और चिकनी पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो फीमेल्स होती है उनमें पार्सुरेशन मतलब प्रसव के दौरान एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। वो क्या करता है, हृदय की जो क्रमांकुंचन है या फिर जो संकुचन है उसको बढ़ा देता है, क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ा देता है। और इसी के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या है, चिकनी पेशियों में संकुचन को बढ़ा देगा। अतः ये ऑक्सीटोसिन का प्रेरक हार्मोन है, उसके साथ काम करने वाला हार्मोन है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाला हार्मोन है। और दूसरा कार्य इसका क्या था, दर्द और सूजन को कम करना। तो ये थे डेराइव्ड प्रकार के लिपिड। तो अब इसी के साथ हमारा लिपिड वाला पार्ट समाप्त होता है और अब हम आगे वाला बिंदु देखेंगे। तो हमारा आगे वाला बिंदु हो जाएगा दोस्तों वैक्सेज। वैक्सेज क्या होते हैं, सामान्य भाषा में हम इन्हें मोम बोलते हैं। और हमारे जो आसपास है, मोम कहाँ से मिलेगा हमें? हमें मोम मिलता है मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी में छत्ते से शहद निकालने के पश्चात जो शेष रह जाता है, जो रेस्ट पार्ट बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्स बोलते हैं या मोम बोलते हैं। वैक्सेज इसको बोलते हैं मोम। ये क्या होते हैं? जल विरोधी होते हैं। क्या होते हैं? जल विरोधी। जल विरोधी मीन्स जल में अविलेय। इसका दूसरा नाम हो जाएगा अध्रुवीय, नॉन पोलर। और हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था, वो भी क्या थे? नॉन पोलर थे। तो क्या ये लिपिड है? अगर लिपिड होता तो हम इसको लिपिड में पढ़ लेते, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो रासायनिक दृष्टि से हम देखेंगे कि ये क्या है, तब पता चलेगा कि लिपिड है या नहीं। तो रासायनिक दृष्टि से दोस्तों ये क्या होता है? फैटी एसिड। फैटी एसिड प्लस मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल का एस्टर होता है। और हमने लिपिड के बारे में पढ़ा था कि वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का एस्टर होता है। तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? लिपिड नहीं बोलेंगे।
ये किससे बनके बना है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल और फैटी एसिड से। यहाँ पर ग्लिसरॉल होता तब हम इसको लिपिड बोलते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है? वो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता तो वो भी एल्कोहल ही है, लेकिन इसका कंटेंट क्या है? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बी वैक्स, जो मधुमक्खी का जो मोम है वो हो जाएगा। और ये रासायनिक रूप से क्या होता है? ये होता है पामेटिक एसिड प्लस मर्क्यूरियल एल्कोहल। एल्कोहल का एस्टर, इन दोनों का एस्टर होता है डीवेक्स। तो फैटी एसिड तो क्या हुआ? पामेटिक एसिड हुआ, और मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल क्या हुआ? मर्क्यूरियल एल्कोहल हुआ। अब हम दोस्तों, जो हमारी एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल के बारे में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और उस एक्सपेरिमेंट बेस पे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो देखेंगे। तो क्या है? बायोमोलिक्यूल को हम क्या करेंगे? क्रश करेंगे। क्रश करने का मतलब उसको कुचलेंगे, और उसमें क्या ऐड करेंगे, या इसको किस में ऐड करेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, CCl3 COOH। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसमें ऐड करेंगे, तो ये ऐड करके अच्छे से मिक्स करने पर और छानने पर हमें 2 पार्ट प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है एसिड सोल्यूबल, और दूसरा होता है एसिड इनसोल्यूबल, अर्थात अम्ल विलेय भाग और अम्ल अविलेय भाग। इसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? इसमें पार्ट आ जाएगा एमिनो एसिड, कहने का मतलब इसके जो एग्जाम्पल है वो है एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। और इसमें क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये था एक्सपेरिमेंट, और इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे वो हमने देख लिए। अब हम बायोमोलिक्यूल्स को 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। तो वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, एक तो इस एक्सपेरिमेंट बेस पे, और एक दूसरा है एटॉमिक वेट या उनके अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। तो इनके 2 पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स, और दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसे बोलते हैं हम सूक्ष्म अणु, और दूसरे वाले पार्ट को बोलेंगे हम वृहद अणु। तो दोस्तों, इसके जो 2 बेस है वो हम देख लेंगे। फर्स्ट बेस है अणुभार क्या होना चाहिए इस कैटेगरी में होने के लिए? 18 से लेकर के 800 डाल्टन होना चाहिए। और ये किस में मिलते हैं? अम्ल विलेय भाग में।
दूसरा, इनका अनुभार क्या होना चाहिए? अनुभार होना चाहिए ग्रेटर देन, मतलब ज्यादा होना चाहिए, किससे? 10,000 डाल्टन से। 10,000 डाल्टन से ज्यादा अनुभार वाले जो भी कंपाउंड है वो किसमें मिलेंगे? बृहद अणु में, इसमें आएंगे। और ये क्या होते हैं? अम्ल अविलेय भाग में मिलते हैं। अब हम दोबारा इनका एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों, इनमें से कौन कौन से पार्ट किस में आते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो हो जाएंगे मोनोसेकेराइड्स, इसको देख लेंगे हम, एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, और इस वाले पार्ट में आ जाएंगे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, और न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये जो अम्ल अविलेय भाग है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जगह हम ये लिख लेते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ये हम इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम एग्जाम्पल में इनको डिवाइड करके इनकी जो कैटेगरी है वो देख रहे हैं। मोनोसेकेराइड्स हो गए, डाइसेकेराइड्स हो गए, जो कि एक प्रकार का क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। वो दोनों इन कैटेगरी में आ गया, तो तीसरा वाला किस में आएगा? अम्ल अविलेय भाग में। और इसी तरीके से ये किस में आ जाएगा? बृहद अणु में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिपिड को रखा था कि ये किस कौन से भाग में मिला था? अम्ल अविलेय भाग में। लेकिन बृहद अणु वाले भाग में या बृहद अणु की कैटेगरी में हम लिपिड को स्थान नहीं दे रहे। चलो इसमें नहीं दे रहे तो इसमें दिया होगा, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में भी स्थान है क्या इसका? तो दोस्तों इसमें भी नहीं है, तो फिर लिपिड कहाँ गया? और इनमें स्थान नहीं मिलने का क्या कारण रहा? तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? लिपिड का आणविक भार, लिपिड का आणविक भार 800 डाल्टन से कम होता है। लिपिड का आणविक भार क्या है? 800 डाल्टन से कम होता है, तो लेस देन 800 डाल्टन। बट यह किस में मिलेगा? यह अम्ल अविलेय भाग में मिलता है। इसका कारण हमें जानना है, क्यों? तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जाएगा कि लिपिड अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। कहने का मतलब है ये जल में अविलेय है, अर्थात जल में अविलेय होते हैं।
इसलिए ये कम अणुभार होने के बावजूद कम अणुभार होने के बावजूद भी अम्ल अविलेय भाग में मिलते हैं। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है जिसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अब हम हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो एनसीईआरटी में जो भी कुछ पॉइंट्स है जो छूट गए हैं उनको अब हम देख लेते हैं। हमारा अगला बिंदु होगा उपापचय। मेटाबोलाइट्स होते हैं उसके बारे में हम अब देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक टर्म आती है बायोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। ये क्या होते हैं ये देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म बायोलॉजी में एक प्रोसेस है या एक जैव रासायनिक क्रिया होती है, उसे बोलते हैं। तो ये क्या होती है? उपापचय, इसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वे जैव रासायनिक निर्माणकारी एवं विनाशकारी अभिक्रियाएं जो जीवों में संपन्न होती है उपापचय क्रियाएं कहलाती है। एवं यह प्रक्रिया उपापचय होती है। तो दोस्तों हमारे जो जीवित शरीर में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक होती है निर्माणकारी और एक होती है विनाशकारी। निर्माणकारी का मतलब है पदार्थ का या नए पदार्थों का निर्माण होगा, और विनाशकारी का मतलब है वो जो नए पदार्थ है वो किस में टूटेंगे? छोटे पदार्थों में टूट जाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है अपचयन, अपचय, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है उपचय। श्वसन एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ये विनाशकारी अभिक्रियाएं होती है। विनाशकारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? कैटाबॉलिज्म कहलाती है। और निर्माणकारी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? एनाबॉलिज्म। श्वसन एक प्रकार की कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, और एनाबॉलिक रिएक्शन में विभिन्न पदार्थों का संश्लेषण होता है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि। तो ये था मेटाबॉलिज्म। जो अब हमारा मेन टॉपिक आता है मेटाबोलाइट्स, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। मेटाबोलाइट्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी।
मेटाबोलाइट्स हमारे शरीर में कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जिन्हें हम उपापचय के नाम से जानते हैं। वो क्या होते हैं? वृद्धि, विकास और रिप्रोडक्शन में भूमिका निभाते हैं। उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल होता है उसमें, तो उनको क्या बोलेंगे हम? उपापचय। तो वे यौगिक जो जैव रासायनिक क्रियाओं में जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, जनन आदि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कार्य करते हैं, उपापचय कहलाते हैं। इन्हें हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं दोस्तों। तो उपापचय क्या होते हैं? ये वे कंपाउंड होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, उनको रेगुलेट करते हैं। इनका दो टाइप हो जाते हैं उपापचय के। प्राथमिक उपापचय और द्वितीयक उपापचयक। इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और इन्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि एवं कार्यकी में प्रयुक्त हो। क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपापचय कहलाएंगे। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब इसी तरीके से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हो जाएंगे? इनके जस्ट विपरीत हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि और कार्यकी में प्रयुक्त नहीं होंगे और साथ ही इनका कार्य क्या होगा? अज्ञात होगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वे यौगिक जो प्रत्यक्ष रूप में वृद्धि में प्रयुक्त नहीं होते एवं इनका कार्य अज्ञात हो। ये जो सेकेंडरी टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी में कुछ न कुछ कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो अज्ञात है। इनका जो फंक्शन है वो अज्ञात है, हमें इनका कार्य पता नहीं है। इनका जो रोल होता है वो इनडायरेक्ट रोल होता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो एग्जाम्पल है वो यहाँ देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के वर्णक हो सकते हैं, तेल हो सकता है, और गोंद, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आता है। एनसीईआरटी में इन पर एक टेबल दी हुई है जो हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों।
टेबल में सबसे पहले यहाँ पर तो हो जाएगा द्वितीयक उपापचयक, और यहाँ हो जाएगा उनका एग्जाम्पल, क्या उदाहरण है उनका। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा वर्णक। वर्णक एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो हो जाएंगे कैरोटीनॉइड और एंथ्रेसाइनिन। तो वर्णक का क्या एग्जाम्पल हुआ, कैरोटीनॉइड और एंथ्रेसाइनिन। इसी प्रकार से एल्केलॉइड, एल्केलॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा मॉर्फिन और कोडीन। इसी तरीके से टर्पेनॉइड्स, इसमें आएगा मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन। एसेंशियल ऑयल, जिसमें लेमन ग्रास ऑयल दिया हुआ है दोस्तों हमारे एनसीईआरटी में। लेमन ग्रास ऑयल, ये जो नहाने की साबुन होती है उनमें हम बोलते हैं कि नींबू का फ्लेवर है, तो नींबू का फ्लेवर नहीं होके ये जो ग्रास ऑयल है उसका फ्लेवर आता है। जो उसकी जो सुगंध आती है वो इस केमिकल की होती है, इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वजह से उसमें जो सुगंध होती है वो होती है दोस्तों। इसके बाद टॉक्सिन्स हो जाएंगे, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। टॉक्सिन्स, रिसिन और एब्रिन, ये क्या होते हैं, टॉक्सिक पदार्थ है। तो रिसिन तो मिलता है हमें एरंड से। एरंड का जो एक्सट्रैक्ट होता है या उसके जो फेटल कंटेंट है वो क्या होता है, रिसिन होता है। और एब्रिन होता है गुंजा नामक पादप से हमें प्राप्त होता है। तो अगला मेटाबोलाइट क्या हो जाएगा, टॉक्सिन। और इसके एग्जाम्पल क्या है, रिसिन और एब्रिन। और ड्रग्स, इसमें आ जाएगा विनब्लास्टिन, कैंसर रोधी दवा। और करक्यूमिन, CURCUMIN, करक्यूमिन, ये क्या होती है, ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया है। ड्रग्स जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में रखा है दोस्तों। और कुछ बहुलक होते हैं पॉलीमर, जैसे रबर, गम, गोंद जिसे बोलते हैं, और सेल्यूलोज। ये क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल हो गई जो एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं। अब इसी के साथ एक और टेबल दी हुई है, उसको भी यहीं देख लेते हैं हम। तो पदार्थ या जैव अणु और उसकी प्रतिशत मात्रा, कहाँ पर, जीव शरीर में है ना, जीवित कोशिका में। तो सबसे पहले आ जाएगा वाटर या जल। ये सेल में 70 to 90% पाया जाता है। और जब हमने ये जो
टॉपिक है स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल, उस समय चर्चा की थी कि जीवित कोशिका में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा वाला अकार्बनिक पदार्थ कौन होता है? जल। अब दूसरे नंबर पे देखेंगे हम प्रोटीन, ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये होता है 10 to 15%। और तीसरे नंबर पे आएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा देख लेते हैं पहले, वसा या लिपिड, इसकी परसेंटेज मात्रा होती है 2%। इसके बाद आएगा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये कितना परसेंट होता है? ये 3% मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बाद हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 5 to 7%। तो इस टेबल के साथ हमारा बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको नीट की तैयारी करनी है और उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक्स चलती है उनको खरीदना होगा और उनकी स्टडी करनी होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 12th क्लास का चैप्टर लेके आएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका कोई फ्रेंड जो 12th में हो, 11th में हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, उस तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।